नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है कि इंट्राओरल एग्जामिनेशन करेंगे। इंट्राओरल एग्जामिनेशन में हमने चीक एग्जामिनेशन से स्टार्ट करना है। अब चीक एग्जामिनेशन में आप लोगों ने दो चीज़ याद रखनी है, इसकी दो इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस नंबर वन ये है कि पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, स्टेनसन डक्ट, वो उसकी ओपनिंग सेकंड मॉलर यानी मैक्सिलरी सेकंड मॉलर के ऑपोजिट होती है। अब जो सेकंड मॉलर की ऑपोजिट जब इनकी होती है, अगर हम इसमें ओवर एक्सटेंडेड फ्लेंजेस बनाएंगे डेंचर में, तो फिर क्या होगा कि जो एक सलाइवा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सलाइवा की जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से फिर जो सलाइवा की सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब होगी और इस तरह से पेशेंट को पेन भी हो सकता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस पेशेंट में हमने इवॉल्यूएट करना है कि जो लोकेशन ऑफ स्टेनसन डक्ट वो क्या है। उसी के बेसिस पे हमने डेंचर की फ्लैंजेस को डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि कौन कौन से लीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से डेंचर की जो फैब्रिकेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो लाइकन प्लेनस है, सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस है, वाइट लीजन है और मेलिग्नेंसी है। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें रूल आउट करनी है। जब भी ये होंगे तो फिर आप लोगों ने कंप्लीट डेंचर नहीं देना होता है, पहले आपने इनको ट्रीट करना होता है, फिर उसके बाद जो है हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों ने ये याद रखना है कि टंग की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह के हैं। एक टंग के साइज़ पे बेसिस पे है और एक टंग की पोजीशन के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशंस हैं। अब टंग की जो साइज़ है वो दो तरह का है कि एक नॉर्मल टंग है, एक लार्ज टंग है। अब जो लार्ज टंग है इसकी मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है कि इसकी मैनेजमेंट हमने ऐसी करनी है कि सबसे पहले ऑक्लूजल मॉडिफिकेशन करेंगे। अब जो ऑक्लूजल मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि जो लिंगुअल कस्प है, लिंगुअल कस्प ये ग्राइंड करेंगे। अब जब लिंगुअल कस्प की ग्राइंडिंग होगी तो फिर जो ओवरऑल ऑक्लूजल टेबल है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ऑक्लूजल टेबल जब रिड्यूस्ड हो जाएगा तो इससे नैरो टीथ होंगे और जब नैरो टीथ होंगे तो जो टंग के लिए स्पेस है, टंग के लिए स्पेस वो क्रिएट हो जाएगा। जो टंग के लिए स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगा और इसी की वजह से फिर जो टंग की मूवमेंट्स की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। एक तो मूवमेंट्स की ऑब्स्ट्रक्शन वो नहीं होगी। एंड जो नेक्स्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि डेंचर की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि डेंचर की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी और जो टंग की मूवमेंट्स की ऑब्स्ट्रक्शन वो नहीं होगी। नेक्स्ट कि इसमें इंटरमोलर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। जब इंटरमोलर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो सेकंड मोलर्स की फिर हम जो है प्लेसमेंट डेंचर में नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों ने इसमें डेंचर की ये जो मॉडिफिकेशन है ये आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। तो एक तो हमने ऑक्लूजल टेबल को, ये जो ऑक्लूजल प्लेन है वो रिड्यूस्ड किया है। फिर नैरो टीथ यूज़ करेंगे। ये इधर आप लोगों ने सीक्वेंस में जो मैंने आपको पढ़ाया वो उस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि यूज़ द नैरो टीथ, intermolar distance may be increased, grind of the lingual cusp and avoid the setting of a second molar। फिर टोन की पोजीशन के बेसिस पे 3 क्लासेस है कि एक नॉर्मल है, क्लास 1 है एंड क्लास 2 है। अब जो नॉर्मल है वो फ्लोर ऑफ द माउथ को कवर करेगा। अब क्लास 1 में क्या होगा कि क्लास 1 में रिट्रैक्टेड टंग होगा। अब जो रिट्रैक्टेड टंग होगा, रिट्रैक्टेड टंग तो होगा लेकिन रिट्रैक्शन के साथ जो एपिक्स ऑफ द टंग है वो पुल डाउन होगा। एंड जो लेटरल बॉर्डर है, यानी ये लेटरल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है, ये इस तरह से रेज्ड होंगे, इस तरह से रेज्ड होंगे इन रेज्ड अबव द लेवल ऑफ अ ऑक्लूजल प्लेन ऑफ मैंडिबुलर मोलर होंगे। ये इसमें आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो क्लास 2 है, क्लास 2 में भी रिट्रैक्शन होगा, इस तरह से रेज्ड होंगे। इसमें जो एपिक्स है वो एपिक्स जो है वो बॉडी ऑफ द टंग में आएगा एंड ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो सेम के जो बॉर्डर है ये बॉर्डर रेज्ड होंगे इस तरह और ये इस तरह से रेज्ड होंगे। फिर क्या होगा कि जो ये भी अबव द लेवल ऑफ ऑक्लूजल प्लेन होंगे। फिर टंग की म्यूकोजा में आप लोगों ने कुछ चीज़ याद रखनी है कि जो टंग की नॉर्मल म्यूकोजा है उसमें फिलीफॉर्म पपिलाई है। अब फिलीफॉर्म इन फंजीफॉर्म पपिलाई मेजर में है। अब अगर ये नहीं है तो फिर इट मीन्स के कोई मेडिकल इश्यूज है, तो इसके लिए फिर हमने रूल आउट करना है। तो ये बाल्ड और स्मूथ टंग जिसको कहते हैं कि जो इसमें एट्रॉफी ऑफ फिलीफॉर्म पपिलाई हो, तो ये प्रेजेंट करेगी कि आयरन डिफिशिएंसी इस पेशेंट को है, आयरन और विटामिन डिफिशिएंसी है इस तरह की। फिर जियोग्राफिक टंग है, किसी पेशेंट को टंग हेयर टंग है, रेड इन इन्फ्लेम टंग है तो इट मीन्स के B12 की डिफिशिएंसी है। या किवेर टंग्स है, किवेर टंग्स मीन्स के जिसमें लिंगुअल वेरिकोसिटीज़ हो और जिसमें जो लिंगुअल पुलिंग ऑफ द वेसल्स हो,
इसी को हम केवियर टोंग बोलते हैं। अब इस ये इंडिकेट किसको करेगा कि इस पेशेंट में या तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या पल्मोनरी डिजीज़ है। तो ये इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि या इस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या पल्मोनरी डिजीज़ है। नेक्स्ट कोटेड टंग से, अब जो कोटेड टंग होगा, एक तो ये एल्डरली पेशेंट में ये हो सकता है, एंड दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो अनहाइजीनिक पेशेंट होते हैं उनमें भी कोटेड टंग हो सकती है। अब जो कोटिंग होगी, हेवी वाइट स्टेन इस पे होंगे, इनकी डिपॉजिट होगी। और लास्ट में आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस पे वाइट लीजन भी हो सकते हैं जो कैंडिडा अल्बिकान की वजह से होंगे। और ये मोस्ट कॉमनली ये जो पैचेस होंगे, या तो ये जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकते हैं, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होंगे उसी पे कैंडिडा अल्बिकन्स के जो इन्फेक्शंस है या जो लीजन्स हैं वो हमें नज़र आएंगे। फिर इसके बाद के मैलिग्नेंट एंड प्री मैलिग्नेंट चेंजेस है। लाइक मैलिग्नेंट एंड प्री मैलिग्नेंट चेंजेस में आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस पेशेंट में अल्सरेशन हो सकते हैं। अब जब भी इस पेशेंट में अल्सर्स होंगे तो आपने अल्सर्स को रूल आउट करना है। अल्सर की जो है, हम या तो ग्लोसेक्टमी करेंगे, कि मतलब ग्लोसेक्टमी करें, या ये जो हम लेंगे कि बायोप्सी लेंगे, इंसिजनल बायोप्सी लेंगे, एक्सिजनल बायोप्सी लेंगे, फिर उसको रूल आउट करेंगे। अगर मेलिग्नेंसी नहीं है तो जो है फिर हम डेंचर देंगे, अदरवाइज डेंचर नहीं देंगे जब तक मेलिग्नेंसी ट्रीट ना हो, जब तक ये लीजन ट्रीट ना हो। तो हमने इसको भी रूल आउट करना है। अगर पेशेंट में अल्सर्स है तो फिर उसी अल्सर्स की हम या तो ग्लोसोक्टमी करेंगे, बायोप्सी करेंगे, इंसिजनल करेंगे, एक्सिजनल करेंगे, और इस तरह से फिर उनको ट्रीट करेंगे। फ्रीनल अटैचमेंट के लेवल्स फिर हमने देखने हैं। अब आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि फ्रीनल के कौन कौन से लेवल्स अटैचमेंट के हो सकते हैं। फ्रीनल अटैचमेंट के जो लेवल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक सर्कल अटैचमेंट है, सल्कल को हम लो अटैचमेंट भी बोलते हैं, और एक क्रिस्टल अटैचमेंट है। अब जो सल्कल अटैचमेंट है इसी को हमने क्लास 1 कहना है, यानी द मोस्ट फेवरेबल अटैचमेंट है। इन जो क्रिस्टल अटैचमेंट है इसी को हमने क्लास 3 कहना है, और जो मीडियल लेवल का अटैचमेंट होगा वो क्लास 2 होगा। अब जो क्लास 3 में हमने क्या करना है कि क्लास 3 में, ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, फिर इन क्लास 3 है। क्लास 3 में हमने जो अटैचमेंट देखा वो सुप्राक्रस्टल लेवल पे है। अब जो सुप्राक्रस्टल लेवल पे अटैचमेंट होगा तो उसकी हम फ्रेनेक्टोमी करेंगे, और फ्रेनेक्टोमी जब भी करेंगे तो फ्रेनेक्टोमी की वजह से फिर फ्रीनल जो फ्रीनम फ्री हो जाएगा, और इस तरह से फिर डेंचर की इरिटेशन इन अल्सरेशन नहीं होगी। अदरवाइज अगर हम फ्रेनेक्टोमी नहीं करेंगे तो इसमें इरिटेशन भी हो सकता है और अल्सरेशन भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब फ्लोर ऑफ द माउथ में आप लोगों ने तीन चीज़ें याद रखनी है कि फ्लोर ऑफ द माउथ में क्या हो सकता है। फ्लोर ऑफ द माउथ में तीन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कि अगर फ्लोर ऑफ द माउथ रेज्ड हो जाए अबव द नॉर्मल लेवल तो फिर भी इसी की वजह से डेंचर की स्टेबिलिटी और रिटेंशन वगैरह इफेक्ट हो सकते हैं। सेकंड के जो फ्लोर ऑफ द माउथ की जो मसल्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाए तो फिर भी मसला है। एंड थर्ड आप लोगों ने इसमें ये रखने या कि रिच की जो रिजॉर्प्शन है वो फास्टेस्ट रेट से हो जाए, तो फिर इससे क्या होगा कि जो फ्लोर ऑफ द माउथ और जो लेवल है फ्लोर ऑफ द माउथ एंड रिजेस का जो लेवल है वो इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से जब इक्वल होगा तो फिर जो है डेंचर की रिटेंशन स्टेबिलिटी और सपोर्ट वगैरह नहीं होंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप लोगों ने मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी पढ़नी है। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी में जब भी आप लोगों ने बात इसमें याद रखनी है कि प्रॉब्लमेटिक मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी तब हो सकती है कि ये जब इनलार्ज्ड हो जाए या इसमें अंडरकट आ जाए। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी जब इनलार्ज्ड हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, और जब इसमें अंडरकट हो तो भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि जो भी मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की इनलार्जमेंट होती है वो मोस्ट कॉमनली पेराडोंटल जो भी टूथ लॉस हो, अगर पेराडोंटल डिजीज़ की वजह से क्या हुआ कि टूथ लॉस हुआ है, तो पेराडोंटल डिजीज़ की वजह से जब टूथ लॉस हो तो उसी पेशेंट में फिर क्या होगा कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी वो इनलार्ज्ड होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन पेराडोंटल डिजीज़ में आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि पेराडोंटल डिजीज़ हो लेकिन लोअर पोस्टीरियर मोलर में हो। लोअर पोस्टीरियर मोलर में अगर है,
लोअर पोस्टीरियर मोलर में, तो फिर उससे क्या होगा कि जो लोअर पोस्टीरियर मोलर में वो लॉस्ट हो जाएंगे, जो रिजेस है वो रिजॉल्व होंगे फास्टेस्ट रेट से, और इसी से फिर क्या होगा कि जो अपोजिट ऑफ द मिक्सिलरी, जो मिक्सिलरी टीथ होंगे, जो मिक्सिलरी रिजेस होंगे, वो उनकी ओवरहैंगिंग हो जाएगी, मिक्सिलरी टीथ की ओवरहैंगिंग हो जाएगी, मिक्सिलरी टीथ ओवरहैंग करेंगे, और ओवरहैंग की वजह से फिर क्या होगा कि ओवरहैंगिंग की वजह से क्या होगा कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अपने साइज से बढ़कर जो है, और इसी में अंडरकट भी आ जाएगा, अंडरकट भी होगा, और मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की ओवरहैंगिंग की वजह से एनलार्जमेंट भी हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लमेटिक हुआ, जब प्रॉब्लमेटिक हुआ तो प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से फिर आपने जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होंगे कि, और इसी को सलूशन क्या है कि एक जो है फिर आपने बैक एंड ऑफ द अक्लूजल प्लेन को जो है आपने लो रखना है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम जब मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी इंक्रीज हो तो हमने जो अक्लूजल प्लेन है वो उसको हमने रिड्यूस्ड करना है। अब जब हम रिड्यूस्ड करेंगे तो इससे फिर क्या होगा कि ये डेंचर की रॉकिंग हो जाएगी। डेंचर की रॉकिंग इसलिए होगी कि अक्लूजल प्लेन में डिस्टर्बेंस आ गई है, अक्लूजल प्लेन में जो है बैलेंस्ड अक्लूजन डिस्टर्ब हो गई है। इसका रीज़न ये है कि अक्लूजल प्लेन को हमने लो रखा है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लेवल, क्योंकि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की एनलार्जमेंट हुई है। फिर इसी की वजह से फिर क्या होगा कि जो चीक बाइटिंग है इसकी कंसिक्वेंसेस में, एक तो पेशेंट की चीक बाइटिंग की कंप्लेन बहुत ज़्यादा होगी, और टोंग बाइटिंग की कंप्लेन होगी, टोंग बाइटिंग की कंप्लेन होगी और चीक बाइटिंग की कंप्लेन होगी। फिर आपने ये इसमें याद रखना है कि जो मोलर है, मोलर्स आपने सारे नहीं रखने हैं, बल्कि आपने फर्स्ट मोलर तक रखना है, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं होगा। जब स्पेस नहीं होगा तो हम फर्स्ट मोलर तक एक्लूजन रखेंगे। इन लास्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी इंजर्शन करेंगे और जब भी हम जो है रिमूवल करेंगे डेंचर का, तो इसमें पेन होगा। पेन इसलिए होगा क्योंकि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की एनलार्जमेंट हो गई है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फिंगर को कंसीडर करता हूँ कि मैं रिंग पहनता हूँ, फिर रिंग से क्या होगा कि इधर से एनलार्जमेंट हो गई, तो फिर जब मैं रिंग को निकालूंगा तो क्या होगा कि इधर पेनफुल रिमूवल होगा, और जब मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा तो भी पेनफुल इंसर्शन होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसमें याद रखना है। फिर इसकी मैनेजमेंट क्या है कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी को हमने मैनेज कैसे करना है। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो आपने जब भी करना हो तो आपने सर्जिकली करना है। सर्जिकली इसको हम मैनेज करते, चाहे वो बोनी ट्यूबरोसिटी की इनलार्जमेंट है या फाइब्रस इनलार्जमेंट है, तो उसकी हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। फिर हार्ट पैलेट है। हार्ट पैलेट में 3 क्लासेस हैं कि क्लास 1 है, 2 है एंड 3 है। यू शिफ्ट जिसको हम फेवरेबल कहते हैं, क्लास 1 है। फिर वी शिफ्ट है इन फ्लैट और शैलो वॉल्ट जो है, फिर क्लास 3 है। इसके नेक्स्ट जो है फिर आप लोगों ने पेलेटल टॉरस को याद रखना है कि जो भी एक्सिस्टोसिस हो, जो भी एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ है, अगर पेलेट में है तो इसको हम फिर इसको क्या कहते हैं कि पेलेटल टॉरस है। अब पेलेटल टॉरस की जो मेन जो लोकेशन है वो पोस्टीरियर टू द मिड पेलेटिन एरिया पे है, मैट पेलेटिन एरिया पे है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इन पोस्टीरियर टू द रोगाई एरिया, रोगाई एरिया की पोस्टीरियर है। In most commonly, it is mostly some cases are mostly it is present in the mid palatine area. In some cases, it is present in the posterior palatal seal area. तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसमें हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि अगर enlarged क्या है, enlarged टॉरस है, तो उसमें हम सर्जिकल अप्रोच करेंगे, यानी उसको जो है हम फिर सर्जिकली एक्साइज करेंगे, और फिर उसके बाद हम डेंचर की इंजर्शन करेंगे। और अगर एबनॉर्मल क्लास 1 है या क्लास 2 है, फिर क्लास 1 और क्लास 2 में क्या करेंगे कि इसमें हम जस्ट रिलीफ देंगे और इस तरह से पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। सेम गोज फॉर द मैंडिबुलर टोराई के मैंडिबुलर टोराई अगर इनलार्ज है, क्लास 3 है, तो फिर इसमें हम जो है सर्जिकल अप्रोच करेंगे। एंड जो क्लास 1 है या क्लास 2 है, इसमें या जो स्मॉल है या जो मॉडरेट है, इसमें जस्ट रिलीफ देंगे। और ये जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है मैंडिबुलर टोराई, तो वो आपकी बाइकस्पिड एरिया में है, इन लिंगुअली प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या याद रखना है कि जो स्मोकर पैलेट क्या होता है, या जो स्टोमाटाइटिस निकोटीनिया है वो क्या होता है। अब सपोज करें कि दिस इज़ द लीजन के पैलेटल साइड पे है,
अब इसी लीशन का जो सेंटर्ड है वो नड्यूल्स है इसमें। अब इसी नड्यूल्स के अंदर के रेड इन्फ्लेम्ड ओपनिंग है। रेड इन्फ्लेम्ड ओपनिंग को ये जो है रेड इन्फ्लेम्ड ओपनिंग इसमें है। तो इस सारे लीजन को जो हम बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं कि स्मोकर पैलेट है या स्टोमाटाइटिस निकोटीनी है। अब जो इसके पेरिफ्री में जो पैच है या जो लीजन है तो उसका कलर ग्रे पैच होगा। ग्रे पैच पेरिफ्री में होगा, फिर सेंटर में नड्यूल हो गया, और इसी सेंटर में जो ओपनिंग है वो रेड इन्फ्लेम्ड ओपनिंग है, जिसको हम इन सारी अल्सर्स को, इन सारी लीजन्स को हम जो बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि स्मोकर पैलेट या स्टोमाटाइटिस निकोटीनी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि किसी भी डेंचर की वजह से अगर किसी भी पेशेंट में इन्फ्लेमेशन हो तो इसी को हम पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन को जब भी हम कहते हैं तो इसको हम डेंचर स्टोमाटाइटिस कहते हैं। अब डेंचर स्टोमाटाइटिस की कुछ सिनोनिम्स है इसमें। डेंचर सोर माउथ है, इन्फ्लेमेटरी पपिलरी हाइपरप्लीजिया है या क्रॉनिक एट्रोफिक कैंडिडियोसिस है। अब ये इसमें आप लोगों ने 3 टाइप्स याद रखने हैं कि एक क्लास 1 है या टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। अब टाइप 1 में क्या है कि लोकलाइज इन पिन पॉइंट इन्फ्लेमेशन है जिसको हम पिन पॉइंट हाइपरीमिया कहते हैं। फिर क्लास 2 में डिफ्यूज टाइप है। इन क्लास 3 में ग्रैनुलर टाइप्स हैं। इन ग्रैनुलर टाइप इज आल्सो नोन एज इन्फ्लेमेटरी पपिलरी हाइपरप्लीजिया। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो टाइप 1 और टाइप 2 होंगे कि यानी मैं आपको समझाता हूँ कि जो टाइप 1 है टाइप 1 डेंचर की वजह से होगा। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि टाइप 1 जब भी होगा तो वो डेंचर की इरिटेशन की वजह से होगा। जब डेंचर की इरिटेशन से होगा तो उसको हम पिन पॉइंट जो है हाइपरीमिया कहते हैं। पिन पॉइंट हाइपरीमिया और टाइप 1 डेंचर स्टोमाटाइटिस जो है वो डेंचर की वजह से है, डेंचर इरिटेशन की वजह से है, जिसको हम पिन पॉइंट हाइपरीमिया कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप 2 है या टाइप 3 है, ये मोस्ट कॉमनली माइक्रोबियल की वजह से होते हैं, माइक्रोबियल की वजह से होते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली माइक्रोबियल है तो वो फंजाई है, और फंजाई प्लस समटाइम्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब जो कौन से फंजाई है कि जिसकी वजह से जो है टाइप 2 और टाइप 3 जो है स्टोमाटाइटिस हो सकता है, तो आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि मोस्टली इसमें कैंडिडियोसिस हो सकता है, कैंडिडियोसिस। अब इसके जो एटियोलॉजीज़ हैं, एटियोलॉजीज़ में आप लोगों ने याद रखना है, बिफोर गोइंग टू एटियोलॉजी आप लोगों ने इसमें ये भी याद रखना है कि कैंडिडियोसिस अगर किसी पेशेंट में टाइप 2 और टाइप 3 है तो कैंडिडियोसिस के साथ इंगुलर चिल्लाइटिस भी हो सकता है, इंगुलर चिल्लाइटिस भी होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो कंसिक्वेंस है, तो कंसिक्वेंस में आप लोगों ने इंगुलर चिल्लाइटिस भी याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट को जो है क्लास 2 स्टोमाटाइटिस है या क्लास 3 स्टोमाटाइटिस है तो उसी पेशेंट को इंगुलर चिल्लाइटिस के साथ भी ये एसोसिएट हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो स्टिफ ऑरियस है वो बैक्टीरिया आएगा और जो है अटैक करेगा, और इसी की वजह से फिर आपकी इंगल ऑफ द माउथ पे इंगुलर चिल्लाइटिस भी होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि जो मैनेजमेंट है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट आप लोगों ने इसमें 4 स्टेप्स में याद रखना है कि हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने 4 स्टेप्स में याद रखना है इसको। सबसे पहले जो हमने याद रखना है कि जो डेंचर हाइजीन की कुछ इंस्ट्रक्शन है, पेशेंट को डेंचर हाइजीन इंस्ट्रक्शन देनी है। इन जो सेकंड स्टेप है, इसी का जो सेकंड स्टेप है तो वो क्या है कि ओरल हेल्थ मेंटेनेंस है, तो ओरल हेल्थ की मेंटेनेंस करेंगे प्लस डेंचर हाइजीन के इंस्ट्रक्शन देंगे। अब जो डेंचर हाइजीन में हमने इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देनी है तो वो क्या देनी है कि जो स्लीपिंग टाइम्स में पेशेंट क्या करेगा कि सोप में जो है डेंचर की डिपिंग करेगा या क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश की जो सोल्यूशन है 0.2 से लेकर 2.2% की सोल्यूशन में डेंचर की डिपिंग होगी, तब इसकी वजह से फिर क्या होगा कि डेंचर हाइजीन मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट ओरल हाइजीन में आपने पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि एक तो पेशेंट ने ब्रशिंग करनी होगी, फिर जब ब्रशिंग में आपने पेशेंट को थोड़ी मॉडिफिकेशन भी बतानी है कि फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ब्रिसल से जो है आपने ब्रशिंग करनी है और जो है रेगुलर ब्रशिंग करनी है बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड आफ्टर मील।
और इसके बाद फिर आपने क्या बताना है कि जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट ने क्या करना होगा कि मसाज भी करना होगा। अब जो जो हम अल्वीलर रिजेस की जब मसाज करते हैं तो उससे सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। फिर जो सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो इसकी वजह से नेक्रोसिस नहीं होगा, अल्सरेशन नहीं होगा, अल्सरेशन नहीं होगा तो फिर इस तरह से जो है पेशेंट का हेल्थ मेंटेन रहेगा। और सेम कि हमने ये भी बताना है कि क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश वगैरह भी यूज़ करते रहें ताकि जो ओरल हेल्थ है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, अगर ओरल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, डेंचर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो फिर इल फिटिंग डेंचर में आपने क्या करना है कि रिलाइनिंग पेशेंट की करनी है, डेंचर की रिलाइनिंग करनी है। तो जब रिलाइनिंग करेंगे तो इससे फिर डेंचर की फिटिंग जो है रिस्टोर हो जाएगी और इस तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपने इन्वेस्टिगेट करना है पेशेंट को किसी भी सिस्टेमिक डिजीज़ के लिए जो है फिर आपने सिस्टेमिक डिजीज़ को रूल आउट करना होगा और कंसल्टेशन टू द फिजिशियंस जो है आपने करनी है। नेक्स्ट, आपने एंटी फंगल थेरेपी देनी है। अब एंटी फंगल थेरेपी में आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम देंगे एंटी फंगल में तो लोकल एंटी फंगल हम देंगे। ये फर्स्ट आप लोगों ने याद रखने हैं कि सिस्टेमिक एंटी फंगल नहीं देंगे, लोकल एंटीफंगल देंगे। अब लोकल एंटीफंगल में कौन कौन सी एंटीफंगल दे सकते हैं? एम्फोटेरिसिन दे सकते हैं, माइकोनाजोल दे सकते हैं, क्लोट्राइमाजोल्स और नेस्टेटिन दे सकते हैं। अब हमने देनी जो है कैसे है कि जो है या इम्प्रेशन सरफेस पे लगा के जो है या तो पाउडर फॉर्म में या जेल या लुजेंजेस के फॉर्म में फिर जो है वो पेशेंट इम्प्रेशन सरफेस पे लगाएं और फिर उसके बाद डेंचर वियर करें। नेक्स्ट, आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि 3 टाइम्स अ डे है इन जो 4 वीक के लिए पेशेंट ने ये ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करनी है। इन लास्ट में अगर ये तब भी नहीं होता तो फिर हाइपरप्लेजिया के लिए हम क्या करते हैं कि जो टाइप 3 हाइपरप्लेजिया है इसके लिए फिर हम सर्जरी भी जो है रिकमेंड करते हैं कि जो हाइपरप्लेजिया है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, सॉफ्ट पैलेट की इंगुलेशंस है। इंगुलेशन के बेसिस पे सॉफ्ट पैलेट की क्लासिफिकेशन है कि क्लास 1 में जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की इंगुलेशन होगी तो वो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होगी। अब इस ये इंगुलेशन जो है सबसे प्रेफरेबल इंगुलेशन भी यही है। इसका रीज़न ये है कि एक तो इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, जो पोस्ट पैलेटल सील के लिए सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। एंड नेक्स्ट, जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे जो क्लास 1 है वो है। नेक्स्ट क्लास 2 है। क्लास 2 में जो एंगल बन रहा है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान तो वो 45 एंगल है। अब इसमें थोड़ा सा जो है स्पेस भी जो स्पेस है सॉफ्ट पैलेट का तो वो भी रिड्यूस्ड हो गया और जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो गया पोस्टीरियर पैलेटल सील के लिए, और जो मस्कुलर मूवमेंट है वो भी इंक्रीज होंगे इसमें। फिर क्लास 3 में सबसे ज़्यादा मस्कुलर मूवमेंट होंगे और सरफेस एरिया इसमें रिड्यूस सरफेस एरिया होगा। तो ये इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि कौन कौन सी इंक्लेशन इसमें है। फिर नेक्स्ट रेसिडुअल अल्वीलर रिज है। अब रेसिडुअल अल्वीलर रिज की कई तरह की क्लासिफिकेशन है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ये लेंथ इन साइज के बेसिस पे है कि इनलार्ज्ड जो है इनलार्ज है, फिर एवरेज है, फिर स्मॉल अल्वीलर रिजेस है। नेक्स्ट आर्क की फॉर्म्स है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि आर्क फॉर्म अगर स्क्वायर है तो मोस्ट सुटेबल है, फिर टेपर्ड है एंड फिर वाइड है। तो ये 3 आप लोगों ने इसमें याद रखना है। द मोस्ट फेवरेबल विल बी द स्क्वायर वन, देन टेपर्ड वन एंड देन वाइड वन। फिर आर्च साइज डिस्क्रिपेंसीज है। अब आर्च साइज की डिस्क्रिपेंसी की जो काजेज है वो मल्टीपल काजेज हो सकते हैं। कंजेनाइटल भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, सवेयर क्लास 2 का पेशेंट है तो उसकी वजह से भी फिर होगा, या सवेयर रिजॉर्प्शन की वजह से है तो भी आर्च साइज की डिस्क्रिपेंसी होगी। फिर इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंटर रिज रिलेशनशिप हो सकता है या जो पोस्टीरियर इंटर रिज रिलेशनशिप में मसला होगा। अब जब इंटर रिज रिलेशनशिप में मसला होगा तो फिर ये तो क्लास 1 हो सकता है, या तो क्लास 2 हो सकता है, या क्लास 3 हो सकता है। अब क्लास 1 में क्या होगा कि क्लास 1 में जो उर्जेट होगा
तो वो 2 to 8 mm होगा, यानी मिक्सिलरी जो रिज है वो इंटीरियरली होगा, और जो मैंडिबुलर रिज है वो थोड़ा पोस्टीरियरली होगा, और इसके रिजल्ट पे जो वर्जेट बनेगा तो वो 2 to 8 mm बनेगा। फिर क्लास 2 में वर्जेट थोड़ा इंक्रीज होगा और 8 mm से भी ज़्यादा होगा। इन क्लास 3 में रिवर्स वर्जेट होगा, और इस क्लास 3 में जिस तरह के हम क्लास 1, 2, 3 ऑर्थो में पढ़ते हैं कि रेट्रोग्नेथिक मैंडिबल और प्रोग्नेथिक मैंडिबल, तो ये भी सेम रिज के लिए है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इंटर रिज की पढ़ते हैं कि जब मैक्सिलरी इज लिटिल जो है लार्जर एज कम्पेयर टू मैंडिबल, तो ये क्लास 1 होगा। फिर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो क्लास 2 हो गया, और जब मैंडिबल इंक्रीज हो जाए और मैक्सिला रिड्यूस्ड हो जाए साइज में पोस्टीरियरली, तो फिर इसमें क्या होगा, क्लास 3 होगा। इंटर आर्च स्पेस जो है या ये या इंटर रिच स्पेस, ये द मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबुलर रिच के दरमियान जो स्पेस है इट रिस्ट, तो इसको हम इंटर आर्च स्पेस कहते हैं। अब जब भी हम जो है क्लूजन जब तो ये इंटर रिच जो स्पेस है वो डिटरमाइन करता है आपकी जो इंटर ऑक्लूजल स्पेस है। अब इंटर ऑक्लूजल जो स्पेस है ये आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द टीथ है। तो जब भी इंटर ऑक्लूजल स्पेस को हम देखेंगे तो वो इंटर ऑक्लूजल स्पेस 1 से 8 mm तक जो है वो नॉर्मल है नेचुरल टीथ में, इन 2 to 4 mm नॉर्मल है आपकी आर्टिफिशियल टीथ में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये एबनॉर्मल वैल्यूज आ रहे हैं आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द टूथ, देन या आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द टीथ, अगर ये वैल्यूज एबनॉर्मल आ रहे हैं तो इट मीन्स कि जो इंटर आर्च स्पेस है उसमें कोई प्रॉब्लम्स है। तो अगर ये एक्सेसिव में आ रहे हैं तो इंटर आर्च स्पेस एक्सेसिव में है, और अगर ये रिड्यूस्ड है तो फिर जो है रिड्यूस्ड आएंगे। फिर इसके बाद रिजिडुअल रिज की साइज़ है कि रिजिडुअल जो एवरेज साइज़ भी हो सकता है। अब एवरेज साइज़ जो है ये एडिक्वेट सपोर्ट्स डेंचर को देता है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो लार्ज और बल्कि रेजेस ये किस टाइम में होंगे, जब कोई भी जो है टूथ लॉस का जो रीज़न होगा वो पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से नहीं होगा। अब जो भी टूथ लॉस है किसी भी वजह से हुआ है लेकिन वो पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से नहीं है, तो फिर जो इसमें जो रिजेस की जो मॉर्फोलॉजी होंगी वो बल्कि रिजेस होंगे और लार्ज इन साइज़ होंगे। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं कि जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड टीथ है जो पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से एक्सट्रैक्टेड नहीं है, या जो पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से टूथ लॉस नहीं हुआ है जिन पेशेंट का, तो उनमें फिर लार्ज साइज़ होंगे और बल्कि रेजेस होंगे। नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट ओल्ड पेशेंट है या जिनमें कोई पेरिडोंटल डिजीज़ है, या इसके अलावा डेंचर वियरर पेशेंट है, तो डेंचर वियरर पेशेंट में, पेरिडोंटल डिजीज़ पेशेंट में एंड ओल्ड डेंचर वियरर में फिर क्या होगा कि स्मॉल रिज होंगे, फ्लैट होंगे एंड रिजॉल्व रेंज होंगे। नेक्स्ट रिजिडुअल रिज की जो क्रॉस सेक्शन बेस कंटूर है तो वो यू शिफ्ट है जो सबसे फेवरेबल है, फिर वी शिफ्ट है, नाइफ एज है, फ्लैप इन्वर्टेड इन अंडरकट सबसे अनफेवरेबल है। फिर इसमें आप लोगों ने यही याद रखना है कि सॉफ्ट जो टिश्यू की जो फॉर्म है वो कौन कौन से हो सकती है। अब सपोर्टेबल जो फॉर्म है तो वो फॉर्म इन रिजिलियंट, अगर सॉफ्ट टिश्यू जो है वो है तो ये सबसे सपोर्टेबल है। अगर फ्लेबी इन हाइपर मोबाइल है तो वो सबसे अनफेवरेबल है। तो फिर हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो या तो इम्प्रेशन में हम मॉडिफिकेशन लाएंगे। अब जो इम्प्रेशन में मॉडिफिकेशन लाएंगे ये आप लोगों ने पढ़ना है कि जो विंडो टेक्निक है, इसमें हम विंडो एक टेक्निक्स है जो कि सिर्फ फ्लैबी रिजेस के लिए है, जो हाइपर मोबाइल रिजेस है उसके लिए है। तो इसमें हम विंडो टेक्निक्स जो है वो थोड़ा मॉडिफाई करके लेते हैं, ये हम इम्प्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ में जो है सर्जरी भी कर सकते हैं कि हम सर्जरी तक जा सकते हैं कि इसकी जो एक्सीजन है वो करें। अब बोनी प्रोमिनेंसेस को जो है एग्जामिन करेंगे। अब बोनी प्रोमिनेंसेस को एग्जामिनेशन हम इसलिए करते हैं कि जब बाद में पेशेंट डेंचर वियर करेगा तो उससे पेशेंट को पेन ना हो, तो इसी वजह से फिर हम जो बोनी प्रोमिनेंसेस है उनको हम या तो स्मूथ करते हैं या जो है सर्जिकली स्मूथ करते हैं, या इसके अलावा इसमें रिलीफ देते हैं।
अब हमने कौन कौन से प्रोमिनेंसेस को देखना है, तो मेट पेलेटन रैफे को देखना है, मेट पेलेटन रैफे को, फिर बूनी स्पैक्यूल्स को देखना है, कोई शार्प माइलोहाइड रिज है तो उसको स्मूथ करना है, फिर पैरेटल फोरामेन है, इस पे रिलीफ देना है, और जेनियल ट्यूबरकुल है, फिर इस तरह बूनी फ्रेगमेंट है या फ्रीनल फ्रैक्चर रूट पीसेस है तो इसको भी निकालने हैं, फिर इसके बाद टोराई है तो उसको भी एक्साइज करना है। तो ये सारी प्रोमिनेंसेस है जिसकी वजह से आपकी डेंचर की इंजर्शन और जो रिमूवल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर अंडरकट में आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अंडरकट की जो क्लासिफिकेशन है कि यूनिलेटरल, बायलेटरल है, लिबियल, लिंगुअल है, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर है। अब इसमें आप लोगों ने याद ये रखना है कि यूनिलेटरल इज मोस्ट फेवरेबल अंडरकट, जबकि जो बायलेटरल है वो फेवरेबल नहीं है। लिबियल इज लिटिल फेवरेबल इज कम्पेयर टू लिंगुअल, एंड आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इंटीरियर इज फेवरेबल इज कम्पेयर टू पोस्टीरियर, एंड अ सवियर अंडरकट इज मोर अनफेवरेबल इज कम्पेयर टू माइल्ड इन मॉडरेट अंडरकट। अब ये इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट में लीबियल अंडरकट है मैक्सिलरी इंटीरियर रिज में, या जो मैंडिबुलर इंटीरियर रिज में क्या है कि लीबियल अंडरकट भी है और लिंगुअल अंडरकट भी है, तो इसी पे आप लोगों ने क्या देना है कि जस्ट इस पेशेंट में हम रिलीव्ड देंगे, और जब रिलीव्ड देंगे तो जो है इसी के साथ जो है मैनेजमेंट इसकी होगी। अगर कोई सिर्फ लीबियल रिजेस पे अंडरकट है तो फिर इसमें हम रिलीफ भी नहीं देंगे। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि अगर स्मॉल अंडरकट है और वो लीबियल साइड पे मौजूद है तो फिर आप लोगों ने इसमें इवन कि रिलीफ भी ना दे तो भी जो है इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम नहीं होंगे। फिर जो नेक्स्ट लोकेशन है कि मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी के रीजन में, बकल टू द मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी में हो सकता है, इन रेट्रोमाइलोहाइड एरिया में जो है मोस्टली फिर क्या होंगे कि अंडरकट होंगे। अब इसकी जो मैनेजमेंट है ये दी है कि रिलीफ हम किस अंडरकट में देंगे, जो यूनिलैटरल अंडरकट हो उसमें हम रिलीफ देंगे, जो एंटीरियर हो उसमें हम रिलीफ देंगे, और नेक्स्ट जो बायलेटरल हो, जो पोस्टीरियर हो, या जो सवियर अंडरकट हो उसमें फिर हम सर्जिकल जो है अप्रोच करते हैं। तो जो सर्जिकल अप्रोच हम करेंगे, सर्जिकल अप्रोच हम बायलैटरल में करेंगे, एंड जो पोस्टीरियर है उसमें करेंगे, एंड रिलीफ हम कौन से में देंगे, जो यूनिलैटरल है, एंड जो इंटीरियर है उसमें हम मोस्टली। फिर नेक्स्ट इसके बाद सलाइवा आता है। सलाइवा में आप लोगों ने ही याद रखना है कि 3 तरह का सलाइवा हो सकता है। अब 3 तरह के सलाइवा में आप लोगों ने जो ये याद रखना है कि जो सलाइवा है, थिन सलाइवा भी हो सकता है, थिक सलाइवा भी हो सकता है, एंड मिक्स सलाइवा भी हो सकता है। थिन, थिक एंड जो है मिक्स्ड, ये 3 आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं। अब जो थिन सलाइवा है इसकी जो एडवांटेज है ये है कि इसमें वेटिबिलिटी ज़्यादा है, इसमें वेटिबिलिटी के साथ इसकी जो स्प्रेडिंग है वो ज़्यादा है। अब जो स्प्रेडिंग इनवेटिबिलिटी इसकी एडवांटेज है, लेकिन इसमें जो है स्टिकीनेस नहीं है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि इसमें स्टिकीनेस नहीं है। फिर थिक सलाइवा में वेटिबिलिटी वेटिबिलिटी नहीं है, फिर इसमें स्प्रेडिंग भी नहीं होगी, लेकिन इसमें स्टिकीनेस है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो जो सबसे सपोर्टेबल सलाइवा है, जो सबसे मोस्ट फेवरेबल सलाइवा है, तो वो मिक्स सलाइवा है, क्योंकि इसमें वेटिबिलिटी भी है, इसमें स्प्रेडिंग भी है, और इसमें स्टिकीनेस भी है। तो ये 3 चीज़ें इसमें आप लोगों ने कंपैरेटिवली पढ़ने हैं कि इसमें इसी के बेसिस पे रिटेंशन होगा, और इसी के बेसिस पे फिर जो सलाइवा है हमने कौन से सलाइवा को प्रेफर करना है, मैक्स सलाइवा को प्रेफर करना है। फिर ये भी याद रखना है कि अगर नॉर्मल अमाउंट में है तो नॉर्मल अमाउंट में आइडियल है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में अगर हो जाए तो फिर जो है एक तो फैब्रिकेशन के टाइम्स डेंटिस्ट को प्रॉब्लम्स होंगे, और पेशेंट की जो सेंसिटिविटी है वो और भी इंक्रीज होंगी आफ्टर द डेंचर इंजर्शंस, और अगर रिड्यूस्ड है तो फिर जीरोस्टोमिया की वजह से डेंचर की रिटेंशंस लॉस्ट हो जाएगी। अब अगर पेशेंट है और वो ओल्ड डेंचर वियर है, और वो कंप्लेन के साथ आए कि और ये आप लोगों ने तो उसमें क्या देखना है, क्या क्या एग्जामिन करना है, तो ये आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है कि सबसे पहले तो पेशेंट की एज देखेंगे, फिर एस्थेटिक्स जब भी हम देखेंगे तो एस्थेटिक्स में हम लिप फुलनेस देखेंगे और चीक फुलनेस देखेंगे। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखनी है कि हम लिप फुलनेस देखेंगे, चीक फुलनेस देखेंगे, और
साथ में साइमेट्री भी देखेंगे। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ डिस्प्ले है कि ड्यूरिंग स्माइलिंग, ड्यूरिंग टॉकिंग अमाउंट ऑफ टूथ डिस्प्ले कितना है, अमाउंट ऑफ जिंजाइवल डिस्प्ले कितना है। तो ये इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि हम लास्ट में फिर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स में है। फिर इसके बाद आप लोगों ने कुछ फोनेटिक्स जो है वो प्रोनाउंस करने हैं, लाइक बाइलिबियल साउंड प्रोनाउंस करने हैं, लिब्यूडेंटल साउंड प्रोनाउंस करने हैं। इसका जो बेनिफिट है या जो इसका जो एडवांटेज है या जो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि फिर इससे जो टूथ पोजीशन है वो उसका पता चल जाएगा। एंड फिर इसकी वजह से इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें क्या देखना है कि टीथ साइज, शेप, पोजीशन एंड अरेंजमेंट देखनी है। साथ ही में आप लोगों ने ओवरऑल डेंचर की जो है वो कंडीशन को देख के अगर रिपेयर हो सकता है तो आप लोग रिपेयर भी कर सकते हो। पोरोसिटीज़ है तो पोरोसिटीज़ को रिमूव करें और इस तरह से फिर डेंचर की मॉडिफिकेशन करें। डेंचर हाइजीन अगर नहीं है पेशेंट को तो आप लोगों ने डेंचर हाइजीन वगैरह के इंस्ट्रक्शन देने हैं। वर्टिकल डायमेंशन उसको देखना है। इपुलस फेशुरेटम्स ये इवॉल्यूएट करना होता है पेशेंट में। जो पेशेंट डेंचर वियरर है इसमें इपुलस फेशुरेटम्स जो है बहुत लाजमी है कि जो क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से जिन पेशेंट में क्या होता है कि जो एक माइटोसिस हो जाती है, इंक्रीज माइटोसिस की वजह से फिर एक मास बन जाता है। उसी मास को हम इपुलस फेशुरेटम्स कहते हैं और ये मोस्टली आपकी सल्कल एरिया में बनता है। तो ये ओवर एक्सटेंडेड फ्लैंजेस की वजह से या इल फैटिंग डेंचर की वजह से क्या होता है कि क्रॉनिक इरिटेशन होता है और क्रॉनिक इरिटेशन के बेसिस पे जो है ये बनता है। नेक्स्ट check for the area of redness and ulceration and papillary hyperplasia or angular cheilitis and flabby hyperplastic ridges और कॉम्बिनेशन सैंड्रोम्स। अब कॉम्बिनेशन सैंड्रोम भी आप लोगों ने इसमें इस पेशेंट में देखना है। कॉम्बिनेशन सैंड्रोम क्या है? कॉम्बिनेशन सैंड्रोम्स ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। लेट्स सपोज कि जो मैंडिबुलर टीथ है वो नेचुरल मैंडिबुलर टीथ प्रेजेंट है किसी भी डेंचर वियरर पेशेंट में, और जो अपर की टीथ है उसमें आर्टिफिशियल टूथ प्लेसमेंट है। अब जब नेचुरल टीथ और आर्टिफिशियल टीथ एक दूसरे के साथ अक्लूड करेंगे तो मैंडिबुलर टीथ मैक्सिलरी रिज पे एक्सेसिव फोर्स क्रिएट करेंगे। इसी एक्सेसिव फोर्स की क्रिएशन की वजह से क्या होगा कि जो मैक्सिलरी रिज है जो मैक्सिलरी रिज है इसमें रिजॉर्प्शन हो जाएगा और एक्सेसिव रिजॉर्प्शन की वजह से फिर क्या होगा कि जो पोस्टीरियर टीथ है उसमें रिज रिजॉर्प्शन नहीं होगी, और जबकि एंटीरियर टीथ में क्या होगा कि एंटीरियर टीथ में रिज रिजॉर्प्शन हो जाएगी तो फिर एंटीरियर रिज भी रिजॉर्ब होगा और पोस्टीरियर रिज रिजॉर्ब नहीं होगा। तो इसी के बेसिस पे जो इम्बैलेंस है, रिज में इम्बैलेंस होगा और इसी इम्बैलेंस की वजह से जो है ओवरऑल डेंचर की रॉकिंग हो जाएगी और डेंचर की जो है इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और इस तरह से डेंचर की जो है रिटेंशन लॉस्ट हो जाएगी। और ये इसको हम कॉम्बिनेशन सैंड्रोम बोलते हैं। कॉम्बिनेशन सैंड्रोम में आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो एंटीरियर मैंडिबुलर टीथ होंगे वो नेचुरल होंगे, जबकि जो मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ होंगे वो डेंचर के होंगे या आर्टिफिशियल टीथ होंगे। और इन्हीं के दरमियान जब अक्लूजन होता है तो इस अक्लूजन के बेसिस पे जो एंटीरियर टीथ होंगे मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ इस पे एक्सेसिव फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक्सेसिव रिजॉर्प्शन होगा और इसी एक्सेसिव रिजॉर्प्शन की वजह से फिर क्या होगा कि डेंचर की रॉकिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करना है। कौन कौन से सिस्ट के लिए हमने करना है, ट्यूमर कौन कौन से डिजीज़ है जिसके लिए हम कर सकते हैं। तो ये आप लोग मुख्तलिफ डिजीज़ है जिसमें हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं और एडिशनल जो एडिशनल टेस्ट हम किस पेशेंट में कर सकते हैं ये भी इधर से आप पढ़ लें। फिर आपने कंसल्टेशन करनी है डेंटल स्पेशलिस्ट के साथ और इसी के बेसिस पे हम फिर इम्प्रेशन लेंगे और इम्प्रेशन पे हम मॉडल बनाएंगे और इसी मॉडल पे हम फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाएंगे और ये ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है हम बनाएंगे तो इसी के बाद जो है प्रोग्नोसिस भी हम निकालेंगे। और ये इसमें फिर एडेंचुलिज्म के लिए जो पीडीआई की क्लासिफिकेशन है ये मैंने आपको पढ़ाई भी है कि लेक्चर 2 में है। आई थिंक लेक्चर 2 में चैप्टर 1 लेक्चर 2 में है, तो ये आप लोग उधर से भी पढ़ सकते हो। उधर यही पेज पढ़ाया है, कंपैरिजन में पढ़ाया है, तो आप लोग इधर से पढ़ना चाहते हो बुक से तो इधर से पढ़ ले, लेक्चर से करना चाहते हो तो लेक्चर से करें। अब
इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान आप लोग खुद पढ़ लें और बस ये फिर इधर प्रिस्क्रिप्शन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन द टिश्यू कंडीशन ये भी आप लोग पढ़ लें। फिर कंक्लूजन है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो चैप्टर शुरू करेंगे तो वो ये नहीं होगा, फिर चैप्टर 5 पे डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि ये जो चैप्टर है ये हम सर्जरी से पढ़ेंगे, इधर से नहीं पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर 5 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।